नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल में मोबाइल गेमिंग की लत के चलते एक 14 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक अंश साहू 9वीं क्लास में पढ़ता था और परिवार का इकलौता बेटा था। घटना पिपलानी थाना क्षेत्र के छत्रसाल नगर में हुई। जानकारी के अनुसार अंश को मोबाइल गेमिंग की आदत थी, जिससे परेशान होकर माता पिता ने उसका मोबाइल छीन लिया था। इसके बाद उसने ये दर्दनाक कदम उठाया। परिजन प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं और पूरे परिवार में इस घटना ने गहरा शोक और सदमा उत्पन्न कर दिया है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि किशोर के मानसिक और पारिवारिक स्थिति की जानकारी भी ली जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि क्या कोई और कारण इस कदम के पीछे था। इस घटना ने एक बार फिर से माता पिता और अभिभावकों को बच्चों की मानसिक सेहत और मोबाइल गेमिंग पर नियंत्रण रखने की जरूरत पर ध्यान दिलाया है। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पंथी हमारे साथ जुड़ गए। ओम, भोपाल से ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां मोबाइल छीनने के बाद एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग से काफी ज्यादा प्रभावित ये छात्र था। क्या ये पूरा मामला है? क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी, आपको बता दूं कि ये एक 14 साल का बालक है और ये वीडियो गेम में काफी इंटरेस्टेड था। जब ये सुबह से लेकर रात तक ये वीडियो गेम में ही खेला करता था, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था। चिड़चिड़ापन हो गया था थोड़ा इसको। जब भी माता पिता इससे कुछ बोलते थे तो चिड़चिड़ापन हो गया था। चिड़चिड़ापन के कारण ये अपशब्द भी बोलने लगा था। ना दोस्तों के साथ इसका उठना बैठना था, ना कुछ था। लेकिन इसी परिस्थिति देखते उनके माता पिता को लगा कि शायद ये कहीं ना कहीं ये वीडियो गेम पे इसका कहीं ना कहीं असर है। उन्होंने उसका उठा के मोबाइल छीन के रख लिया एक दिन। जब मोबाइल छीन के रखा तो ये थोड़ा डिस्टर्ब रहने लगा। डिस्टर्ब के साथ साथ इसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि ना तो किसी से बोलता था ना कुछ करता था। इसने इसी को देखते हुए रात को शाम माता पिता इसके टीचर है प्राइवेट स्कूल में, टीचर में गए, ये स्कूल गए और वहीं जब लौट के आए तो देखा तो 14 साल का अंशु नाम का लड़के नेताऊ है, ये DHCL में रहते हैं, ये फांसी पे लटका हुआ मिला। माता पिता इसको जल्दी से इसको पड़ोसियों की मदद से जब हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब देखने में ये आया कि पुलिस ने उसका मोबाइल जब जब्त किया, जब जांच की गई, उसमें देखा गया तो इसने वीडियो गेम की एक लत थी जो इसको लगी हुई थी और इसी को देखते हुए इसने फांसी का इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन चूंकि इकलौता लड़का था, कदम उठाने के बाद माता पिता को ये लगा कि मेरा लड़का इकलौता लड़का था, कहीं ना कहीं हमने शायद इसके मोबाइल छीन के गलती तो नहीं करी। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो माता पिता को अपने लड़के पे ध्यान, बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि जो आत्महत्या जो बच्चे कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ तक इतना वीडियो गेम में क्यों लगे रहते हैं, कहाँ पर ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिल दिलाने वाली घटना जब राजधानी में हुई। अब पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की जांच के बाद और क्लियर हो गया है कि जो कहीं ना कहीं मोबाइल गेम का मामला है। जी साथी जी। ओम, अगर बात की जाए जिस तरीके से मोबाइल गेमिंग की लत इस छात्र को थी, ऐसा बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ माँ बाप की एक अहम जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दे। अब इस घटना के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर माँ बाप अपने बच्चों पर क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो घटित होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। क्या वजह है कि बच्चे जो है वो अब इन गेमों के चक्कर में किसी और चीज़ को यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं और एक मोबाइल छीनने पर इस तरीके का भयावह कदम यहाँ पर उठा रहे हैं? जी, बता दूं कि आज के समय में ये होगा कि माता पिता कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ज्यादातर देखा गया है कि बच्चा यदि जरा सा परेशान करता है या सुनता नहीं है तो उठा के उसको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। बच्चे का जन्म से एक बच्चा यदि साल भर का भी है, साल भर यदि शुरू होता है, बच्चा रोता है या परेशान होता है तो तुरंत माता पिता उसको उठा के मोबाइल पकड़ा जाए। मोबाइल पकड़ाने से होता है बच्चा चुप हो जाता है, खेल में लग जाता है। लेकिन वही खेल धीरे धीरे लत लगते वो जब बच्चा बड़ा होता जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे करते करते वो मोबाइल गेम में कहीं ना कहीं स्ट्रेट हो जाता है और होने के साथ ही कहीं ना कहीं वो उसमें जुड़ जाता है। वो जुड़ने के साथ आजकल कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस आत्महत्या में हो सकता है कि पुलिस जांच कर रही है, लेकिन हमारा साथ ये सोचना है कि कहीं ना कहीं इसको एक गेम में टास्क दिया गया हो सकता है। जो टास्क वाली आजकल जो गेमिंग चल रही है, हो सकता है कि टास्क दिया गया था और टास्क के साथ इसको टास्क में उसको फंदा लगा के उसने फांसी आत्महत्या की हो।
हो सकता है कि पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। बिल्कुल ओम, और क्योंकि ये इस पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि जी। इस तरीके के मामलों में कहीं ना कहीं जो टास्क आधारित गेम होते हैं वो एक बड़ी वजह बन जाते हैं इस तरीके के कदम उठाने के पीछे। लेकिन सवाल यही है कि इन पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं माँ बाप की लापरवाही जो है वो लगातार उजागर हो रही है कि अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं। छोटी उम्र में ही बच्चों को मोबाइल फ़ोन थमा दिया जाता है। बाहर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम हो गई हैं बच्चों की। अब उनका पूरा ध्यान जो है वो इंडोर गेम्स में या फिर इस तरीके के मोबाइल ऐप्स में या मोबाइल गेमिंग में रहता है। और उसके बाद वो इस कदर इससे इसकी लत उन्हें लग जाती है कि वो इस तरीके का बड़ा भयावह कदम उठा लेते हैं। जी भाई जी, आपको बता दूं कि ये आपने सही कहा कि जो बचपन से जो गेम बच्चों को जो मोबाइल दिए जाते हैं यही गेम धीरे 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 करके हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता की इसमें सहभागिता रहती है। देखा जाए कि माता पिता यदि बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और यदि ये रोक पहले से लगा दी जाए, उनको इसको डाइवर्ट ही ना किया जाए। भाई बच्चा यदि परेशान हो रहा है, उसको मोबाइल की इच्छा है तो उसको मोबाइल ना देते, उसको ग्राउंड में खेलने दिया है, बच्चों का खेलने दिया है। क्योंकि पहले के समय के लोग जो हैं बच्चों को ज्यादातर ग्राउंड में, स्पोर्ट्स में, अन्य खेलों में उसको सहभागिता करते थे। लेकिन आज के समय में जरा सा बच्चा परेशान होता है, कुछ होता है, उसको उठाया मोबाइल पकड़ा दिया। लेकिन मोबाइल कोई एक ही चीज नहीं है कि गेम से संबंधित। लेकिन आप ऐसे गेम आ गए हैं कि जो पेमेंट के साथ साथ अकाउंट, क्योंकि जब मोबाइल होता है तो माता पिता का अकाउंट भी कहीं ना कहीं उस मोबाइल में जुड़ा हुआ होता है, जिसके पेटीएम या के थ्रू पेमेंट या किसी भी उसके थ्रू पेमेंट वो लोग ले लेते हैं। ट्रांजेक्शन करने के बाद उस पेमेंट के अलावा बच्चे को टास्क दिया जाता है कि आप ये करिए, फिर ये करिए। स्टेप बाय स्टेप पे जाने के बाद यदि लड़का यदि इस प्रकार के कदम उठाता है, आत्महत्या मरने की कदम जब वो उस पर जाता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हो सकता है कि वो इस गेम से कहीं ना कहीं गलत संगत में जा रहा है। तो माता पिता को इस ओर ध्यान देना चाहिए बच्चों पर, कि बच्चों पे ध्यान दें कि इस प्रकार का मोबाइल की ओर उसको अग्रेसित ना होने दें। चलिए ओम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मोबाइल गेमिंग ने एक 14 साल के छात्र की जान यहां पर ले ली है। भोपाल से मामला सामने आया है जहां पर अंश साहू ने पिपलानी में फांसी लगा ली। तो बताया जा रहा है कि उससे मोबाइल ले लिया गया था, जिससे नाराज़ होकर उसने ये कदम उठाया। यहीं ऑनलाइन गेमिंग की लत इस छात्र को थी, ये भी निकलकर सामने आ रहा है। और अब कई पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे क्या वजह रही। वहीं केंद्रीय बजट 2026 को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं गरियाबंद जिला संगठन प्रभारी अमित चिमनानी ने गुरुवार को राजिम विश्राम गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने बजट की प्रमुख विशेषताओं और आंकड़ों को विस्तार से बताया। चिमनानी ने कहा कि ये बजट केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकास के दीर्घकालीन रोडमैप को स्पष्ट करता है, जिससे भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। बजट में युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। 5 नई यूनिवर्सिटी, टाउनशिप और AVGC यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक सेक्टर में 2030 तक 20 लाख प्रोफेशनल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया है। शी मार्ट के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता दी जाएगी और हर जिले में महिला हॉस्टल खोले जाएंगे। किसानों और पशुपालकों के लिए विशेष योजनाएं, पशुपालन और मत्स्य पालन को मजबूत करने के उपाय, साथ ही व्यापारियों और मध्यम वर्ग को टैक्स राहत की सुविधाएं भी शामिल है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपए से बायो फार्मा हब, सस्ती दवाइयां और 5 बड़े मेडिकल हब की स्थापना की गई है। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने का, पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं वाला बजट है। पहली बार देश का स्वास्थ्य बजट 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। देश का रक्षा बजट जो कांग्रेस की सरकार में 2 लाख करोड़ का होता था, अब 8 लाख करोड़ का होगा। सरकार ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 7 नए रेलवे कॉरिडोर, 20 जलमार्ग बनाने की घोषणा की है। दवाएं सस्ती हों, रोजगार मिले, इसके लिए बायोफार्मा हब बनाने की घोषणा की है। युवा बिजनेस में आए, इसके लिए MSME सेक्टर को 10,000 करोड़ की मदद दी है।
2047 तक जो भी AI या डेटा के क्षेत्र में काम करता है उसकी टैक्स में छूट का प्रावधान भी किया है। पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं आए, इसके लिए भी 50 शहरों को विकसित किया जा रहा है। रेल के बजट को बढ़ा करके भी 3 लाख करोड़ कर दिया गया है। अब हाई स्पीड ट्रेनें देश में चलेंगी, अच्छे अस्पताल होंगे, युवाओं के लिए अच्छे अवसर होंगे, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, विदेशों से आने वाला निवेश बढ़ेगा। कुल मिलाकर यह बजट देश के लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने वाला बजट है और देश को विकसित भारत बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला बजट। उधर भोपाल के जिला कोर्ट परिसर में 11वीं की छात्रा से रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोपी ओसाफ अली खान की कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने उसे पीट दिया। आरोपी को कोहे फिजा पुलिस कोर्ट में पेश कर रही थी। जानकारी के अनुसार आरोपी का 2 दिन की पुलिस रिमांड ली गई थी और रिमांड मिलने के बाद जैसे ही आरोपी कोर्ट से बाहर निकला, वकीलों का गुस्सा भड़क उठा। वकीलों ने आरोपी को घेर कर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। घटना के दौरान पुलिस कर्मियों ने मुश्किल आरोपी को सुरक्षा में लेकर बाहर निकाला। ये पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखकर आम जनता और कानून के जानकार भी हैरान रह गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसकी जांच चल रही है। कोर्ट परिसर में इस तरह की घटना कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। अधिकारियों ने कहा है कि आरोपी की सुरक्षा के लिए भविष्य में और कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि कोर्ट में पेशी के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। यह मामला कोर्ट परिसर में सुरक्षा और न्याय की गंभीरता पर ध्यान आकर्षित करता है। वहीं बलरामपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। 29 जनवरी की शाम ग्राम सतीमेसर में सेंदूर नदी किनारे कुछ ग्रामीणों ने रेत में दबा संदिग्ध शव देखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसमें खुलासा हुआ कि मृतक की हत्या बेरहमी से की गई थी। लगातार जांच के बाद मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के प्रधान आरक्षक विश्वनाथ केरकेट्टा के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक के घर वालों से पूछताछ की और पत्नी क्लोरिंटिका केरकेट्टा के संदिग्ध व्यवहार पर शक हुआ। जांच में सामने आया कि पत्नी का गांव के युवक विवेक टोप्पो के साथ अवैध प्रेम संबंध था और पति इस रिश्ते में बाधक बन रहा था। 14 जनवरी की रात पत्नी और प्रेमी ने विश्वनाथ को बहाने से सेंदूर नदी किनारे बुलाया और ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी। शव को रेत में दबा दिया गया और मोबाइल, दस्तावेज, कपड़े गायब कर दिए गए। बलरामपुर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। विवेक टोप्पो और क्लोरिंटिका के खिलाफ धारा 103(1), 238 BNS के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। इस हत्या ने रिश्तों और प्यार के नाम पर खतरनाक साजिश की हकीकत को उजागर किया है। 29/1/2026 को ग्राम सतीसेमर सेंदूर नदी के किनारे बलरामपुर के अंदर जो है एक रेत से ढका हुआ शव वहाँ पर जो है पाया गया था। शव को हम लोगों ने अपने कब्जे में लिया था और उसका PM रिपोर्ट और अन्य मर्ग की कार्रवाई करने के बाद हमें ये पता चला था कि सिर में उसे वार करके जो है उसकी हत्या कारित की गई है। इसी के तारतम्य में अपराध कायम करके इन्वेस्टिगेशन बलरामपुर पुलिस ने शुरू की थी बलरामपुर थाने के अंदर, और उसमें हमें ये ज्ञात हुआ था कि यह शव जो है वो विश्वनाथ केरकेट्टा का है, जो कि यहीं सतीसेमर के पास सलियापारा में, बेसिकली उसका जो मूल गांव है वो सलियापारा थाना लेलुंगा का है, लेकिन उसका एक घर जो है वो सतीसेमर ग्राम में भी था। विश्वनाथ केरकेट्टा जो है वो 12 तारीख को दंतेवाड़ा से छुट्टी में जो है यहाँ पर बलरामपुर के अंदर आया हुआ था। वो बेसिकली छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के प्रधान आरक्षक के पद पर जो है वो दंतेवाड़ा में पदस्थ था। वहीं ललितपुर सिंगरौली रेलवे मार्ग के अंतर्गत खरगापुर रेलवे स्टेशन के आउटर क्षेत्र में फुटेर चंद्रपुरा मार्ग पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में बताया गया कि इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों ग्रामीण, किसान और राहगीर आवागमन करते हैं, लेकिन रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज न होने के कारण लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। केवल 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लोगों को 14 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी हो रही है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि किसानों को अपने पशुओं के साथ रेलवे लाइन पार करने में जोखिम उठाना पड़ता है, जिसके चलते पहले भी कई अप्रिय घटनाएं घट चुकी हैं। इससे जनधन की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश सीताराम लोधी ने कहा कि शीघ्र ओवरब्रिज का निर्माण होने पर क्षेत्र के ग्रामीणों, किसानों और आम नागरिकों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने रेल मंत्री से जनहित को देखते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन के रास्ते को अपनाने पर मजबूर होंगे। साथियों को प्रणाम। और आज का हमारा आंदोलन सफल रहा और हम
सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। और हम लोगों ने आज लगभग 8 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू किया था और 12 बजे हमारा धरना प्रदर्शन समाप्त रहा। और हम अवगत कराना चाहते हैं हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद श्री वीरेंद्र खटीक जी को, जिन्होंने को हम लोगों ने लगभग 4 से 5 बार ज्ञापन दे चुके हैं। अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और अभी भी अगर की और माननीय रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी को भी कई बार ज्ञापन दे दिए हैं, परंतु उन्होंने अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। और आज लगभग हमारे साथ कम से कम 200-300 लोगों के साथ हम लोगों ने ज्ञापन दिया और धरना प्रदर्शन भी किया। तो आपको मैं बता दूं कि जो खरगापुर रेलवे स्टेशन है वहाँ पे आउटर पे फुटेर चंदपुरा मार्ग पर, सड़क मार्ग पर ओवर ब्रिज बनाने की मांग को लेकर के यहाँ के ग्रामीणों ने और मैं स्वयं अपने नेतृत्व में आज लगातार धरना प्रदर्शन किया। 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक हमारा धरना प्रदर्शन चला। शांतिपूर्ण व्यवस्था से धरना प्रदर्शन चला, जिसमें खजुराहो के जीआरपीएफ के अधिकारी कर्मचारी लोग भी उपस्थित रहे और खरगापुर थाने से भी स्टाफ रहे। तो हमें उन लोगों ने सुरक्षा दी और हम लोग शांति प्रदान तरीके से पूरा हमारा धरना चला। हमारा धरना सामाजिक न्याय को लेकर है। यहाँ के क्षेत्रीय सांसद माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, सामाजिक न्याय मंत्री, उनके नाम ये ज्ञापन था। और दूसरा ज्ञापन हमारे केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी कुमार वैष्णव जी के नाम था कि सभी जो मांग है हमारी कि ओवरब्रिज बनाया जाए, ओवरब्रिज बनाने को लेकर के ये ज्ञापन रहा। वहीं बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के दंतेश्वरी वार्ड में मंगलवार मध्य रात्रि लगभग 2:30 बजे एक दर्दनाक घटना सामने आई है। आपसी विवाद के चलते एक बुजुर्ग पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान तारा सिंह और पत्नी विजय कौर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच रोजाना आपसी विवाद और लड़ाई होती थी। बीती रात भी दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर पति तारा सिंह ने धारदार हथियार से पत्नी पर वार किया, जिससे मौके पर ही विजय कौर की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद पति दूसरे कमरे में गया और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही बोधघाट पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं छतरपुर जिले में नशा विरोधी अभियान के तहत बमीठा थाना क्षेत्र के मजगवा गांव गौशाला के पास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देश पर की गई। एसडीओपी मनमोहन बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आशुतोष श्रोत्रिय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापा मारकर आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान टपरियन गांव निवासी देवकरण उर्फ कुशमारिया के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 10 किलो गांजा और एक स्कूटी जब्त की है। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई नशे के खिलाफ जारी अभियान का हिस्सा है और इसका मकसद जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये गिरफ्तारी स्थानीय लोगों के लिए राहत देने वाली है और पुलिस का संदेश है कि नशा तस्करों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस सफलता से जिले में नशे के खिलाफ अभियान और मजबूत होगा। तो हमको सूचना से जानकारी प्राप्त हुई थी। इसमें वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करा करके थाना प्रभारी के द्वारा जाकर के उस जगह पे जहाँ पर लगभग 10 केजी के आसपास गांजा जो मिला है, उसमें आरोपी को राउंड अप किया गया है गांजे से और उसमें कार्रवाई की जा रही है। कहाँ का रहने वाला सर? कहाँ पर का रहने वाला है सर? मात्रा कितनी मात्रा है और क्या इससे पहले भी इस जो पकड़ा गया उसके पास पाया गया था? अमाउंट 10 केजी पैसे बताया गया है और फिर इसमें पूर्व में इसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी दी जा रही है। सर कितनी कीमत होगी इसकी लगभग सर? लगभग 2 लाख के आसपास की। वहीं बस्तर के माटीपुत्र आदिवासियों की अस्मिता के रक्षक और पूर्व मंत्री कवासी लखमा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिलने की खबर ने बस्तर कांग्रेस में एक नए तरह के उत्साह का संचार कर दिया है। ये केवल एक कानूनी राहत नहीं बल्कि उन लाखों दबे कुचले लोगों की जीत है जिनकी आवाज लखमा सदन से लेकर सड़क तक उठाते रहे हैं। जगदलपुर स्थित राजीव भवन के समक्ष दृश्य ऐतिहासिक रहा। न्याय की इस जीत पर कांग्रेस परिवार ने अभूतपूर्व जश्न मनाया। आसमान आतिशबाजियों से गूंज उठा और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर यह संदेश दिया कि साजिशों का अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, न्याय का सूरज उगकर ही रहता है। इस भव्य जश्न का मार्गदर्शन शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
सुशील मौर्य ने एवं नेतृत्व युवा नेता आदित्य सिंह बिसेन और रोहित पानीग्राही ने किया। उनके नेतृत्व में युवाओं और वरिष्ठों ने मिलकर एकजुटता का परिचय दिया। दिन के बाद बस्तर के कदावर नेता पूर्व मंत्री सुकमा पूर्णता क्षेत्र के विधायक कवासी लखमा जी की जमानत यह साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठे तरीके से कवासी लखमा जी को फंसाने का प्रयास किया, बस्तर की आवाज को दबाने का प्रयास किया। एक सीनियर नेता थे, बस्तर के मुद्दों पर विभागी से अपना पक्ष रखते थे। भारतीय जनता पार्टी ने जेल में रखकर राजनीति को एक प्रकार से इन्होंने दूषित करने का प्रयास किया, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और ईडी के द्वारा अंतरिम जमानत मिलने पर आज हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने हर्षोल्लास पटाखा फोड़कर खुशी का इजहार किया है। निस्संदेह कवासी लखमा जी के छूटने से कांग्रेसियों में एक उत्साह है, जोश है। कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार हो। वहीं सागर जिले के शाहगढ़ में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्स दीपशिखा चढ़ार निवासी पठान रात 8 बजे ड्यूटी के लिए जा रही थी, तभी अज्ञात व्यक्ति ने उस पर फायरिंग कर दी। नर्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने हुई और आसपास आपको बता दें दुकानों पर लोग मौजूद थे। जब लोगों ने आरोपी का पीछा किया तो उसने अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भागकर मौके से वो फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन आरोपी तब तक भाग चुका था। स्थानीय लोग और पुलिस इस हत्या की गंभीरता से जांच पड़ताल की मांग कर रहे हैं और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि मामला न केवल गंभीर है बल्कि इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस टीम पूरी तरह सक्रिय है और आसपास के लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत साझा करें। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तकनीकी और स्थानीय स्रोतों से छानबीन जारी है। जिले में लोगों में इस घटना को लेकर भय और आक्रोश है और प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। सागर थाने में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे एक स्टाफ नर्स थे दीपशिखा, वो यही सामने पास में जो है रहती थी। वो अभी उनकी ड्यूटी थी रात में 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक। तो ड्यूटी के लिए आ रही थी। एक अज्ञात व्यक्ति जो है उनको धक्का दे करके गिराया और गोली मार करके भाग गया है। इसी संबंध में जो है हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और टीमें बनी हुई हैं और अज्ञात आरोपी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लड़की है उसको अस्पताल लाने के बाद में जो है डॉक्टरों के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। तो उसके संबंध में जो है बाकी की आगे की कार्रवाई हो रही है। वहीं दमोह जिले के जबेरा थाना क्षेत्र में सिंग्रामपुर चौकी अंतर्गत संगोड़ी गांव के जंगल में बजरंग दल के सदस्यों ने 56 मवेशियों को तस्करों से बचाया। मवेशी भटरिया पौड़ी तालाब के पास क्रूरतापूर्वक रस्सियों से बांधकर रखे गए थे ताकि वो भाग न सके। इन मवेशियों को वध करने के उद्देश्य से सुनसान इलाके में छुपाया गया था। सूचना मिलने पर बजरंग दल के सदस्य बड़ी संख्या में जंगल पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले पशु तस्कर फरार हो गए। इसके बाद हिंदुवादी संगठनों के सदस्यों ने सभी मवेशियों को रस्सियों से मुक्त कराया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। इस घटना की जानकारी संग्रामपुर चौकी प्रभारी गणेश दुबे को दी गई। प्रखंड संयोजक पंकज सिंघई ने बताया कि मवेशियों को तस्करों से मुक्त कराना प्राथमिक उद्देश्य था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मिलकर ये कार्रवाई की और पुलिस को सूचित किया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने भी इस कार्रवाई की सराहना की। ये घटना पशु तस्करी के खिलाफ जागरूकता और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मवेशियों को सुरक्षित कराना और तस्करों की योजना नाकाम करना इस अभियान की बड़ी सफलता है। आज हमें सूचना प्राप्त हुई कि संग्रामपुर चौकी क्षेत्र में सगौड़ी के आसपास गौवंश को बंधक बनाया गया है। सूचना मिलते ही कार्यकर्ताओं के साथ हम वहां पहुंचे तो रघुराज दादा कटंगी से वहां पर उपस्थित थे और उनके साथ बंधक गौवंश को वहां से छुड़ाया गया, मुक्त कराया गया। अब उनको हम लोग गोबरा गौशाला ले जा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि लगातार गौवंश जो तस्करी हो रही है उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जाए। जैसे कि यहाँ पे संग्रामपुर चौकी के पास में हमारे जबेरा तहसील के संग्रामपुर चौकी क्षेत्र के पास में सगौड़ी गांव में सूचना मिली थी कटंगी के रघुराज यादव जी के द्वारा कि वहाँ पे गौवंश क्रूरतापूर्वक बंधे हुए हैं और गोवंश की गोवध की आशंका के साथ उनको ले जाने की स्थिति में है। तो हम सभी कार्यकर्ताओं ने सूचना पर तत्काल वहाँ पे जाके देखा तो गौवंश को वहाँ से छुड़ाया गया और हम लोगों ने उसको गौशाला गोबरा में
व्यवस्थित तरीके से रखवा दिया है और उनके खाने पीने की व्यवस्था गौशाला द्वारा करवा दी जा रही है। रंगन से ऐसी सूचना मिली थी कि सगौड़ी कोट के पास में 50 नंग मवेशी बंधे हुए, जो हमारा स्टाफ गया था वहाँ मौके पर बजरंग दल के लोग थे, उस मवेशियों को वहाँ से लाकर गोबरा गौशाला में सुरक्षा छोड़ा गया है। इसकी जांच की जा रही है कि मवेशी कहाँ से। वहीं कोरबा पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने 14 पुलिसकर्मियों के तबादले का आदेश जारी कर दिया है, जिसमें थाना दर्री, करतला, पाली जैसे कई महत्वपूर्ण थानों के थानेदार भी शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये तबादला कार्य क्षमता बढ़ाने और पुलिस सेवा में सुधार के उद्देश्य से किया गया है। नए आदेश के तहत सभी पुलिसकर्मियों को उनकी नई तैनाती के अनुसार जिम्मेदारियां निभानी होंगी। थानेदारों और अन्य पुलिसकर्मियों का तबादला विभागीय रणनीति के तहत किया गया है, ताकि स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो और अपराध नियंत्रण में सुधार हो। अधिकारियों ने बताया कि इस बदलाव से थाने में बेहतर निगरानी और प्रशासनिक कार्य में पारदर्शिता बढ़ेगी। स्थानीय लोगों ने भी इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि नई तैनाती के बाद पुलिस सेवा में सुधार आएगा। कोरबा पुलिसकर्मियों के लिए ये बदलाव नई चुनौतियों और जिम्मेदारियों का अवसर लेकर आया है। जी, देखिए, जहां तक आंकड़ों की बात की जाए तो वर्ष 2025 के अंदर कुछ अपराधों के अंदर आंशिक वृद्धि हुई है, परंतु जो हमारे हेडलाइन अपराध थे, जैसे कि बलात्कार, हत्या या हत्या का प्रयास, उसके अंदर जरूर पुलिस ने ज्यादा से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्त में लिया है और नवीन गुंडा फाइल्स खोली गई हैं। जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी बात है वो है कि सड़क सुरक्षा के अंदर, सड़क के अंदर होने वाली मौतों के अंदर 7% की गिरावट देखी गई है। और चाहे वो प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां हों, चाहे वो अन्य कार्रवाइयां हों, चाहे वो शराब पीकर गाड़ी चलाने की कार्रवाई हो, हमने पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा कार्रवाई तो करी ही है, साथ ही उन व्यक्तियों के ऊपर टारगेटेड कार्रवाई की है जो कि इन अपराधों में संलिप्त रहते थे। आगे आने वाला वर्ष नई चुनौतियां लेके आया है, जैसे कि साइबर अपराध एक नई चुनौती बन के उभर रहा है। उसके लिए पुलिस फोर्स को ट्रेन करना, उसके ऊपर कार्रवाई करना हमारे आने वाले वर्ष के लिए एक एडेड चैलेंज है। प्लस जो हमारी बेसिक पुलिसिंग की पुलिसिंग चल रही है, उस पर हम लगातार मुस्तैद हैं और इसके लिए हम आगे भी प्रयासरत रहेंगे। मीडिया के बंधुओं से, क्षेत्र की जनता से भी यही अपेक्षा रहेगी कि जैसे वो कोरबा पुलिस का सहयोग करते आए हैं, आगे भी सहयोग करें। हम मिलकर कोरबा को एक बेहतर शहर बनाएं। आप सभी को भी नववर्ष की बहुत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।